हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप KVS, NVS, EMRS, CTET, सुपर टेट, STET या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे NCERT क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने जो डिस्कस किया था उसमें नर्मदा नदी के बारे में हमने देखा था, सुलेमान और किरधर की पहाड़ियों के बारे में देखा था, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ा था, गंगा और उसकी सहायक नदी सोन से संबंधित जो पैरा हमारा दिया हुआ था हमने उसको अच्छे से देखा था। तो शुरू करते हैं हम अपना पार्ट 2, जिसमें हम इस पैराग्राफ से अपना शुरू करेंगे। और ये आपका इम्पोर्टेंट पैरा है। ये क्या कह रहा है? देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज अथवा इंदोज और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति जो ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो इस पैरा से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इससे पहले पूछे भी गए हैं एग्ज़ाम्स में। तो चलिए हम देखते हैं कि इस पैरा से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आपसे पूछा जाता है कि हम अपने देश के लिए सामान्यतः किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है, इंडिया शब्द कहाँ से निकला है। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है। फिर इंडस शब्द को संस्कृत में क्या कहा जाता है। तो इंडस शब्द को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। आगे देखते हैं हम। आगे क्या कह रहा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोज अथवा इंदोज और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। तो मैप में देखते हैं हम कि ये उत्तर पश्चिम की ओर से जो हमारी सिंधु नदी है वो कहाँ है। मैप के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। ये रहा हमारा मैप। मैप में हम सबसे पहले देखेंगे कि उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी है। तो ये उत्तर पश्चिम हमारी दिशा ये हो गई। उत्तर पश्चिम में क्या कहा गया? 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से जो ईरानी और यूनानी आए। ईरान हमारा इस साइड में है। ईरान और यूनान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में है। इस क्षेत्र से ईरान और यूनान क्षेत्रों से जो लोग आए, यहाँ पे उन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा? हिदोज या इंदोज कहा, है ना। और जो इसके पूर्व में जो लोग रहते थे इस नदी के जिस सिंधु नदी को उन्होंने हिदोज अथवा इंदोज कहा, तो इस नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए जो है इंडिया शब्द का प्रयोग करा। भूमि प्रदेश को इन्होंने इंडिया कहा। फिर भारत नाम का प्रयोग
कहाँ रहने वाले लोग करते थे, तो भरत नाम का प्रयोग जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किस नाम का प्रयोग किया जाता था, तो भरत नाम का प्रयोग किया जाता था। और इस जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए भरत नाम का प्रयोग जो है, इसका उल्लेख कहाँ मिला है, तो ऋग्वेद से मिला है। ऋग्वेद कितना पुराना है, 3500 वर्ष पुराना है। किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है ना। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बहुत सारे बन के आते हैं। इस पैरा को आप ध्यान से पढ़िएगा। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट पैरा अपना। अतीत की जानकारी, अतीत के बारे में हम कैसे जानें, जो पुरानी घटनाएं हैं, पुरानी वस्तुएं हैं, उन सभी के बारे में हम किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। पुस्तकों के माध्यम से हमें अतीत के बारे में जो है वास्तविक जानकारी मिल सकती है। यदि हम किसी काल के बारे में या किसी समय के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा स्रोत जो हमारा होता है वो होता है उस समय की पुस्तकें, क्योंकि पुस्तकों के माध्यम से हमें वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है। अब ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट है। शब्द जो है ये लैटिन शब्द मेन्यू से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ है या निकला। ये पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें कि क्वेश्चंस किस प्रकार से बन के आते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है वो हाथ से जो लिखी जाने वाली है ना पुस्तकें होती थी, उनको क्या कहा जाता है, तो हाथ से लिखी होने के कारण जो है इनको पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द प्रयोग होता है। और मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द जो है लैटिन भाषा में जो है मेन्यू का क्या अर्थ होता है, तो लैटिन भाषा में मेन्यू का अर्थ होता है हाथ से, है ना। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आता है कि पांडुलिपियाँ जो है किन पर लिखी जाती थी, है ना। तो ये जो है ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो पांडुलिपियाँ हैं वो किन क्षेत्रों के और किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी, तो हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार की जाती थी, विशेष तरीके से तैयार की जाती थी। ये देख लेते हैं हम साइड में क्या दिया हुआ है। नीचे जो दिया हुआ ये आपका डायग्राम है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो है एक तरीके से तैयार पांडुलिपि ही है। क्या कहा गया है कि यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को यहाँ देख सकते हो। तो ये जो आपकी पांडुलिपि दिख रही है ये भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से बनाई गई है और इस पर जो है लिखा गया है।
आगे देखते हैं हम। इतने वर्षों में कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई हैं और कुछ पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं, क्योंकि ये पेड़ के छाल के जो है छाल से बनाई जाती थी, इसलिए जो है इनमें कीड़े लग गए, कुछ नष्ट हो गई, लेकिन कुछ जो पांडुलिपियाँ हैं वो आज भी उपलब्ध हैं। कहाँ है? प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती थी। कहने का मतलब ये है कि सामान्यतः जो है पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती थी। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती थी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन के आता है कि पांडुलिपियों में किन विषयों की चर्चा मिलती थी? तो धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की, राजाओं के जीवन की, औषधियों की और विज्ञान की, इन सभी विषयों की चर्चा जो है इसमें मिलती थी। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में लिखे मिलते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो पांडुलिपियों की भाषा होती थी वो किन भाषाओं में लिखी जाती थी? तो संस्कृत में भी लिखे हुए मिलते हैं, लेकिन केवल संस्कृत में नहीं, प्राकृत और तमिल ये दोनों भाषाएं संस्कृत के साथ साथ में प्राकृत और तमिल में भी प्राप्त होती हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो आम लोग जो है प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है, हम अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं। ये लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्तीर्ण किए गए मिलते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्तीर्ण किए गए उत्तीर्ण की गई सामग्री को किस नाम से जाना जाता है? तो अभिलेखों के नाम से जाना जाता था। कभी कभी शासक और अन्य लोग भी आदेशों को इस तरीके से उत्तीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। यहाँ से क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जाता है कि क्या अभिलेखों का प्रयोग केवल राजा या शासक करते थे? तो आपका आंसर होगा नहीं, सामान्य व्यक्ति भी जो है, राजाओं के साथ साथ सामान्य व्यक्ति भी इन अभिलेखों का प्रयोग करते थे। राजाओं और रानियों के सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण कराया है। यहाँ आपका मेंशन है कि सिर्फ राजा जो है इन अभिलेखों का प्रयोग नहीं करते थे, सामान्य व्यक्ति भी करते थे। प्रायः जो है शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे। अभिलेखों के माध्यम से जो शासक या राजा होते थे वो अपने युद्ध में जो है प्राप्त की गई विजयों का वर्णन करने के लिए इन अभिलेखों का प्रयोग करते थे, ताकि जो है लोगों को उनके जो है समृद्धि, उनकी विजय, उनके साम्राज्य विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। आगे देखते हैं हम। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। कैसी वस्तुओं का? इन जो अतीत में बनी हुई हैं, जो प्राचीन काल में बनी थी और प्रयोग में लाई जाती थी, उन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं।
ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पत्थर से बनी वस्तुएं कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। अतीत की जो वस्तुएं हैं वो खुदाई के माध्यम से पुरातत्वविद जो है उन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं और उन पर जो है छानबीन करते हैं। यह आपका जो एक पात्र दिया हुआ है ये भी जो है अतीत की वस्तुओं की खुदाई से ही प्राप्त जो है हुआ है। और ये आपके जो सिक्के दिए हुए हैं, ये आपका जो पात्र है ये लगभग 4700 वर्ष पुराना होता है। इस तरीके के जो पात्र आपको प्राप्त होते हैं खुदाई के द्वारा। और ये जो है आपके दिए हुए हैं ये लगभग सिक्के हैं जो कि 2500 वर्ष पुराने हैं। आज इस तरीके के सिक्कों का प्रयोग नहीं होता है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों को ढूंढते हैं, जिसके माध्यम से उन्हें ये जानने में सहायता होती है कि अतीत के लोग क्या खाते थे। जो वनस्पतियाँ होती हैं उनके अवशेष बहुत ही मुश्किल से जो है बच पाते हैं, क्योंकि जो वनस्पति होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। टुकड़े जल जाते हैं तो जले हुए रूप में बचे रहते। अन्न के दाने, लकड़ी के टुकड़े, इन सबको पुरातत्वविद जो है छानबीन करते रहते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अतीत का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत ही रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरीके से होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करके अतीत को जानने का प्रयास जो है वो करते हैं। आगे देखते हैं हम। ये पैराग्राफ जो है हमारे काम का नहीं है इतना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, नॉर्मल पैरा है, आप जो है एक बार पढ़ सकते हैं। हमारे काम की जो चीज़ है वो यहाँ से आती। तिथियों का मतलब, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में आपसे जो है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सीटेट में तो स्पेशली। अगर आप सीटेट लेवल 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो एसएसटी के पोर्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही आते हैं। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो आप 99% क्वेश्चन आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। तिथियों के मतलब के बारे में यहाँ से हमारे जो ये इसमें क्या है, ईसाई धर्म के प्रवर्तक जो ईसा मसीह हैं उनके जन्म की तिथि से जो हमारे यहाँ वर्ष की गणना होती है वो किसके जन्म की तिथि से की जाती है? तो हमारे यहाँ जो वर्ष की गणना होती है वो ईसा मसीह, ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे ईसा मसीह, उनके जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म से पहले की सभी तिथियों को जो है ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ जो है वो किस रूप में जानी जाती? तो ईसा पूर्व, ईसा से पहले, इस रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए जो है समझने का प्रयास करेंगे। ये पैरा यहाँ से आपका बहुत ज़रूरी है।
इसी के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम तिथियों को व्यक्त करते हैं, डिटेल में इसको समझेंगे। हमारा इसमें सेंटर पॉइंट क्या है? सेंटर पॉइंट पे हम मानेंगे 2000। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व होता है। अभी हमने जो है पिछले पैरा में क्या पढ़ा था कि ईसा मसीह के जो जन्म से पहले की तिथि है उसके लिए हम ईसा पूर्व का प्रयोग करते हैं। तो ईसा पूर्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शॉर्ट में बीसी बोलेंगे और इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, है ना। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में लिखा पाती होगी। तो एडी का अर्थ क्या होता है? एना डोमिनी। एना डोमिनी ये दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। तो हमने यहाँ पर दो चीज़ें देखी, है ना। समझते हैं हम। सबसे पहले हमने देखा बीसी, बीसी देखा हमने, जिसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा के जन्म से पहले। दूसरा हमने देखा एडी, इसको कहते हैं एना डोमिनी, एनो डोमिनी, है ना। इसका क्या मतलब होता है? ईसा के जन्म के वर्ष से। तो बीसी का मतलब ईसा के जन्म से पहले और एडी एनो डोमिनी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से होता है। अब एडी की जगह जो है कई जगह पे सीई, है ना। एडी की जगह पे कहीं पे सीई लिखा मिलता है। एडी और कहीं कहीं पे इसको हम सीई के नाम से देखते हैं। और उसी तरीके से बीसी की जगह पे कहीं कहीं पे बीसीई लिखा मिलता है। तो सीई अक्षर का प्रयोग कॉमन एरा के लिए किया जाता है। एडी और सीई दोनों एक ही हैं। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, और सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, है ना। दोनों का मतलब एक ही है। बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले, और इसके लिए बीसीई जिसका फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा, है ना। तो इसका प्रयोग भी करते हैं। अधिकांश देशों में आजकल जो है इसी तरीके के कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। और भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पहले से आरंभ हुआ है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। तो ये आपका पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान से पहले के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो बीपी, बिफोर प्रेजेंट का प्रयोग जो है वर्तमान से पहले के लिए किया जाता है। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा? हमने बीसी के बारे में पढ़ा, बिफोर क्राइस्ट जिसको कहते हैं, इसको बीसीई बिफोर कॉमन एरा के नाम से भी जानते हैं, और इन दोनों का ही मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा? एडी एनो डोमिनी, जिसको हम कभी कभी सीई भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कॉमन एरा, और इन दोनों का ही मतलब क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। और कभी कभी हम बीपी अक्षर का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, जिसका वर्तमान से पहले के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।